हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज के वीडियो में हम जो है हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण के अंतर्गत किसी भाषा की वर्ण से लेकर वाक्य के गठन तक की संपूर्ण संरचनाओं तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है तथा भाषा के शुद्ध व सार्थक प्रयोग का ज्ञान कराया जाता है। ये तो आपको व्याकरण के अंतर्गत जो है, ठीक है, एक वर्ण से लेकर के छोटे से वर्ण से लेकर के वाक्य के गठन तक की संपूर्ण संरचनाओं तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, कोई पूछ दे कि व्याकरण का क्या अर्थ है, तो आप क्या कहेंगे कि व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र, ठीक है। व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित, ठीक है, करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। तो व्याकरण क्या हो गया? व्याकरण जो है किसी भी, ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को या किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है और उसे शुद्ध शुद्ध उच्चारित करना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध समझना, पढ़ना या समझने की विधि को बताता है, ठीक है। अब भाषा, इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं व्याकरण के द्वारा जो शिष्ट एवं सुनिश्चित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का वर्णन किया जाता है या किया गया है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनका विशेष स्थान है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? संज्ञा को पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, ठीक है। संज्ञा का मतलब क्या हो गया? नाम। किसी वस्तु, व्यक्ति जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है, ठीक है, या हाँ, होने की कल्पना की जा सकती है, यानी कह सकते हैं स्थान इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा कभी कभी जो है किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अन्य शब्दों में जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। आइए आपको बताते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो संज्ञा के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो संज्ञा के प्रकार, देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पे सबसे पहला कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है? द्रववाचक संज्ञा। इसमें सीरियल है, सीरियल वाइज ऐसे दिया है कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध हो जाता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे घर हो गया, देखिए, घर का नाम लेते हैं, घर कहते हैं तो पूरा जितना घर है ना, सबका जो है यहाँ पे वो बोध हो जाता है। पहाड़ हो गया, सब पहाड़, नदी, शहर, पशु, पक्षी, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के स्थितियाँ इस प्रकार है। जैसे जो है, ठीक है, वस्तुओं के नाम, जैसे मकान हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पुस्तक, कलम, चाकू इत्यादि, इन सब का नाम लेते क्या? ये वस्तु है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों के नाम हो गए, जैसे बैल कहते हैं, पूरी बैल जाति का बोध हो जाएगा। घोड़ा कहते हैं, पूरी घोड़ा जाति का बोध हो जाएगा। हिरन कहते हैं, पूरी हिरन जाति का बोध हो जाएगा।
तोता, मैना, मोरी सभी जो है एक मतलब क्या कि कोई ऐसा शब्द जिसके प्रयोग से हमें क्या है पूरी जाति का बोध का पता चलता है ना, उसे जो है हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही दूसरा हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ना जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना तो इसे पहले पढ़ते हैं, पहले प्रॉपर नाउन को ही हमेशा हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए व्यक्तियों का नाम, फलों का नाम, ग्रंथों का नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम जो है ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, हनुमान, ईसा मसीह इत्यादि, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। फलों के नाम है आम, अमरूद, सेब, संतरा, टमाटर, मिर्च, केला, ये सब जो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। ग्रंथों का नाम है रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि। ऐसे ही समाचार पत्रों का नाम, नदियों का नाम, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। अच्छा आपको बताते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। देखिए जातिवाचक संज्ञा जो है क्या है, इसमें दिया है कवि, स्त्री, नदी, नगर, पर्वत। लेकिन यही जब व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा तो क्या हो जाएगा, कवि नहीं होगा। कवि से क्या है पूरी एक जाति का, कवि जाति का बोध हो जाता है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा तो कवि जैसे मान लीजिए सूरदास हो गए, ठीक है, तुलसीदास हो गए, या किसी और का नाम ले लेंगे अगर कवि का नाम लेते हैं तो। अब स्त्री जो क्या है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन राधा नाम की एक लड़की है तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही नदी है, नदी क्या है, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, पूरी नदी जाति का बोध हो जाता है। लेकिन यमुना क्या है, एक यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि यमुना एक विशेष नदी है, ठीक है। ऐसे ही गंगा हो जाए, सरस्वती हो जाए। नगर है, नगर से सभी नगरों का बोध, नगर एक जाति हो जाएगा। लेकिन मुंबई क्या है एक विशेष नगर हो जाएगा, तो ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये आ जाएगा। इसी प्रकार से है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। अब देखिए गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता हो गया, कुशाग्रता हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये गुण है तो ये सब क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अवस्था के अर्थ में क्या हो जाएगा, जैसे जवानी एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का, पूरा समुदाय का बोध होना चाहिए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इसे कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह कोई हो गया तो क्या जाएगा, कक्षा हो गया, सेना हो गया, समूह हो गया, संघ हो गया, टुकड़ी हो गया, गिरोह हो गया और दल हो गया, वर्ग है, टीम है, समिति है, परिवार है, सभा इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक ना। जैसे कक्षा कहते हैं कक्षा 7, ठीक है, तो एक समूह है उसमें ढेर सारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। सेना भी एक समूह है, समूह तो ऑलरेडी है ही। ऐसे ही वस्तुओं के समूह जैसे कुंज हो गया, ढेर हो गया, गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया, ताश हो गया, टी सेट हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब समूह है। यानी जब भी किसी ना समूह की बात करेंगे तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो अब ये जो द्रववाचक संज्ञा है यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब चीनी तो हम नाप सकते हैं लेकिन गिन तो पाएंगे नहीं। दूध जो है हम नाप सकते हैं, चीनी जो है मतलब तौल सकते हैं, कहने का मतलब ये था, चीनी को तौल सकते हैं, दूध को नाप सकते हैं, लेकिन गिन पाएंगे कितना दूध है, कितना चीनी है। तो वही कह रहा है ना कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते,
उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे धातुओं में ठोस के नाम होता है, सोना हम गिन नहीं पाएंगे, तौल लेंगे, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया इत्यादि है। पदार्थों के नाम में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, इनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जिन्हें गिन नहीं सकते वही जो है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है।